सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण में से प्रश्न पूछते ही हैं और इसी के तहत आज मेरा यह जो वीडियो है वह समास पर आधारित है। और समास के अंतर्गत हम समासिक शब्द, पद रचना, समास विग्रह, समास के भेद और उस समास को पहचानने का एक विशेष जो उसकी पहचान है वो कविता में इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, पहलू है कि हम जो समास के भेद है ना, उसको 4 लाइन की कविता के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। और अंत में आप सबके लिए अभ्यास प्रश्न है, प्रश्नों का कुछ समूह है जिसे आप पूरा समझने के बाद आराम से हल कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने समास की इस वीडियो की ओर। समास तो जानते हैं, समास क्या है? परिभाषा: संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण, दूसरे शब्दों में समास संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। अरे बाप रे, ये तो इतना लंबा हो गया। आइए इसको संक्षेप में जानते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है समास का? छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो नया या छोटा शब्द बनाता है उसे समास कहते हैं। जैसे कि रसोई घर हो गया, तो रसोई के लिए घर, क्या रसोई के लिए घर नहीं बोल करके उसको क्या बोल देंगे? रसोई घर। एक ही बात है, रसोई घर बोले चाहे रसोई के लिए घर बोले, तो क्यों हम लंबा बोलेंगे? रसोई के लिए घर, के लिए को हटा दो, रसोई घर बोल दे। तो ये जो प्रक्रिया है वही क्या है? समास है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। जैसे आप लोगों को बताई मैं, रसोई के लिए घर की जगह हम संक्षिप्त में उसे क्या कहेंगे? रसोई घर कहेंगे। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र भी कह सकते हैं और राजपुत्र भी कह सकते हैं। दया का सागर, तो दया सागर कहेंगे। इसमें से का को हटा करके क्या कहेंगे? दया का सागर। ये यहां से हट जाएगा। तो ये हो गया समास की परिभाषा। अब समास से संबंधित शब्द हैं कुछ, जैसे समासिक शब्द, समास विग्रह और पद, जो समास में अधिकतर हम प्रयोग करते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि क्या होता है समासिक शब्द। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाती है। विभक्ति क्या है भाई? जैसे कि अभी के लिए, का, के, कर्ता ने, कर्म को, कर्म, ये आप पढ़े होंगे विभक्ति, के, का, की और। तो ये जितने भी चिन्ह होते हैं वो लुप्त हो जाता है समस्त पद में। जैसे राजा का पुत्र समासिक शब्द राजपुत्र होगा, है ना। और गंगा जल, गंगा का जल, उसका समासिक पद या समस्त पद कहेंगे तो गंगा जल होगा। आगे क्या है? दोपहर, दोपहरों वाला, तो ये क्या हो गया? सभी समासिक पद या समस्त पद हो गया। समास विग्रह जानते हैं। समास विग्रह क्या है? तो अभी जो हम बताए हैं समासिक शब्द, समास विग्रह समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि राजा का पुत्र, इसमें राजपुत्र, राजधन पुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र, ये समास विग्रह। हम अगर त्रिनेत्र का समास विग्रह करेंगे तो तीन नेत्रों वाला, त्रिधन नेत्र, त्रिनेत्र का समास विग्रह क्या होगा? तीन धन, त्रिधन नेत्र। समास विग्रह समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। समासिक शब्दों का लोप हो जाता है जब विग्रह करते हैं तो। जैसे कि समासिक शब्द है यहाँ पे दिया हुआ है राजपुत्र, तो राजपुत्र का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजधन पुत्र हो जाएगा। पद, समास में पद जो शब्द है बहुत बार सुनने को आता है। तो पद दो प्रकार के होते हैं इसमें, पूर्व पद और उत्तर पद। अब जैसे ये गंगा जल है, गंगा जल, तो इसमें
देखिए दो शब्द मिलकर के बना है, एक तो गंगा और दूसरा जल। तो पूर्व मतलब क्या होता है, पहला होता है, उत्तर मतलब क्या होता है, बाद होता है। तो ये जो गंगा है ये पूर्व पद हो गया, और ये जो जल है वो क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। पूर्व पद और उत्तर पद समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। दो शब्द मिलकर या दो पद मिलकर के समस्त पद बनता है। उसमें से जो पहला शब्द होता है पूर्व पद, उसको कहेंगे पूर्व पद, पहला शब्द को कहेंगे पूर्व पद, और दूसरे शब्द को कहेंगे उत्तर पद। जैसे राजपुत्र में राज जो हो गया पहले में है शुरू में, तो पूर्व पद हो गया। पुत्र जो बाद में है उसको कहेंगे उत्तर पद। अब अगला आ जाते हैं समास के भेद। समास के भेद पर ही ये पूरा हमारा जो वीडियो है समास के भेद पर ही आधारित है। तो समास के भेद को जानने से पहले एक छोटा सा मैंने प्रयास किया है दोहा के माध्यम से आपको समझाने का। सुन द्विगु व्यय मत करो, तुम पुरुष कर्म करते रहो। सुन द्विगु व्यय मत करो, तुम पुरुष कर्म करते रहो। बहु बहुभांति द्वंद्व से दूर रहकर समास की ओर बढ़ते रहो। देखिए आ गया, सुन द्विगु द्विगु समास, व्यय अव्ययी भाव समास, तुम पुरुष तत्पुरुष, कर्म कर्मधारय, बहु बहुव्रीहि समास एवं द्वंद्व द्वंद्व समास। तो ये है सुन द्विगु व्यय मत करो, तुम पुरुष कर्म करते रहो, बहुभांति द्वंद्व से दूर रहकर समास की ओर बढ़ते रहो। ये समास के भेद है। समास आप इसको ऐसे भी जान सकते हैं, मास कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 12 का आधा कर देंगे तो 6। तो समास के परंपरागत 6 भेद है। कितने हैं, 6। कौन कौन से, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी समास। आगे हम अपने इन्हीं 6 समास को बहुत विस्तार से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे, और इसके अंतर्गत और कौन कौन से इसके भेद होते हैं इन समासों के, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत। चलिए अब जानते हैं कि द्वंद्व समास का पहले परिभाषा देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद, समस्त पद हो गया पहले, समस्त पद में मैंने बताया कि पहला जो शब्द होता है और दूसरा शब्द होता है, दोनों मिलकर के समस्त पद बनाते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद अर्थात पहला शब्द और उत्तर पद, यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं वर्ण की बात नहीं कर रही हूँ, शब्द की बात कर रही हूँ, शब्द की। से माता पिता हो गया, तो पूर्व पद माता, उत्तर पद पिता, दोनों ही प्रधान हो, दोनों की अपनी अपना 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 पहचान है, अपनी अपनी प्रधानता है, दोनों प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। संयोजक शब्द, योजक चिन्ह, इसका लोप हो। पहचान क्या है, विशेष पहचान हम कैसे पहचानेंगे भाई, कि 4 शब्द दे दिया, इसमें से बोलेंगे कि इनमें से द्वंद्व समास कौन सा है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए एक आसान सा तरीका है कि अधिकतर देखा जाएगा पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद जो रहते हैं उसके मध्य योजक चिन्ह क्या रहेगा, दो शब्दों के मध्य योजक चिन्ह रहेगा, योजक चिन्ह, सिंगल लाइन। पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य योजक चिन्ह रहेगा। इस समास में स्त्रीलिंग पूर्व पद में होता है। स्त्रीलिंग ज्यादातर हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग जो है वो पूर्व पद में पहले होगा। दोनों पदों को मिलाते समय योजक चिन्ह जो होता है वो लुप्त होकर और लग जाता है। जैसे कि माता पिता के मध्य क्या है, योजक चिन्ह है, तो जब हम इस दोनों को मिला देंगे, समास विग्रह करेंगे,
समस्त पद का, तो क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह हट जाएगा और वहां पे योजक चिन्ह की जगह और लग जाएगा। योजक चिन्ह की जगह लगेगा और, ना कि का, की, के लिए, ये सब नहीं लगेगा। योजक चिन्ह के बदले कैसे क्या लगेगा, और लगेगा। आइए अब जानते हैं द्वंद्व समास के भेद। तो द्वंद्व समास का भेद जो है 3 प्रकार के होते हैं। 3 भेद होते हैं द्वंद्व समास के। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं और उन 6 भेद में से जो पहला समास है द्वंद्व समास, उस समास के 3 भेद है। ठीक है, पहला जो भेद है वह है इतरेत्तर द्वंद्व। क्या है, इतरेत्तर द्वंद्व। इस समास में दोनों पद अपनी प्रधानता रखते हैं, जैसे राम लक्ष्मण भाई बहन। समास विग्रह करेंगे राम लक्ष्मण का तो क्या हो जाएगा, इसका योजक चिन्ह हट जाएगा और यहाँ पे और लग जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। यहाँ पे न राम क्या इसमें से विशेष है न लक्ष्मण, दोनों विशेष हैं इसमें। दोनों के अपना अपना अपनी अपनी महत्ता है, दोनों अपने अपने जगह अलग विशेष अर्थ रखते हैं। भाई बहन, भाई और बहन। दूसरा रूप है, दूसरा भेद है इसके द्वंद्व समास के, समाहार द्वंद्व। अर्थात जब पद, जो पद दिया हुआ है, समस्त पद दिए हैं, वह समूह का बोध कराए, किसी समूह का बोध कराए। जैसे नमक योजक चिन्ह तेल, योजक चिन्ह लकड़ी। तो नमक तेल लकड़ी किससे संबंधित है, गृहस्थी के समान है ना। तो ये क्या है, गृहस्थ का एक दे रहा है, समूह का बोध करा रहा है। जैसे दाल और रोटी, दाल रोटी। तो दाल रोटी किससे संबंधित है, ये भी अन्न से संबंधित है, खाने से संबंधित है, भोजन से संबंधित है। तो भोजन का सामग्री है ना, समूह से ये हमको बोध करा रहा है। तो समाहार द्वंद्व होता है वहां पे। वैसे इतना डिग्री नहीं पूछेंगे केंद्रीय विद्यालय के इसमें या टेट के में, लेकिन फिर भी देखिए आप लोग क्या हो रहा है, दाल रोटी पूछ दिया जाएगा कि दाल रोटी किस प्रकार का द्वंद्व समास है, इतरेत्तर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या सही उत्तर क्या होगा, समाहार द्वंद्व होगा। क्यों, क्योंकि ये दाल रोटी जो है समूह का बोध करा रहे हैं हमें। वैसे ही है अन्न योजक चिन्ह जल, अन्न जल ये भी खाने का ही सामग्री है। तीसरा इसका भेद है वैकल्पिक द्वंद्व। द्वंद्व मतलब ही क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत। द्वंद्व कब होगा, जब एक दूसरे के विपरीत होंगे। लड़ाई, द्वंद्व मतलब क्या होता है, लड़ाई। इसे समझ लीजिए कि इस समास में विपरीत अर्थ के जो शब्द होते हैं उसका योग होता है। जैसे पाप और पुण्य, भला और बुरा, दिन और रात इत्यादि। पाप पुण्य एक दूसरे के अपोजिट है, भला बुरा एक दूसरे के विलोम है ना, दिन रात हो गया। और इसी तरह से उदाहरण आप को मैं बताऊंगी आगे, प्रश्न अभ्यास प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया द्वंद्व समास। एक बार फिर से समझते हैं, द्वंद्व समास क्या होता है, जिसके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, बीच में योजक चिन्ह होता है। अधिकतर होता है कि समास में स्त्रीलिंग पूर्व पद में होता है, और जब हम समस्त पद का समास विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह हट करके और लग जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेत्तर अर्थात दोनों का अपना अपना महत्व है, राम लक्ष्मण भाई बहन इत्यादि। समाहार, समाहार मतलब समूह का बोध कराए, जैसे दाल रोटी अन्न जल। वैकल्पिक अर्थात एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे पाप पुण्य, भला बुरा, दिन रात इत्यादि। उदाहरण है माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। देखिए जब हम समास बनाए हैं तो इसमें योजक चिन्ह हट करके सब में क्या लग गया है, और लग गया है। तो आप देखिएगा कुछ ऐसे योजक चिन्ह वाला रहे जिसमें से आप अगर उसको समास विग्रह करें तो उसमें और शब्द जुड़ रहा हो, तो वहां पे बिना सोचे आप आराम से लगा दीजिए द्वंद्व समास, आपका नंबर आ जाएगा। चलते हैं अगले पेज की ओर। द्विगु समास, हमारा अगला समास है द्विगु समास। 6 में से एक समास हमने पढ़ लिया, द्वंद्व समास। अगला हमारा समास है द्विगु। तो द्विगु क्या है, जहां समस्त पद के पूर्व पक्ष में, पूर्व पक्ष मतलब पहले पक्ष में, पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण होता है, किसी संख्या को बताता है कि किस जो उत्तर पद में है, बाद के शब्द है, उसकी विशेषता बता रहा है। किसमें बता रहा है,
संख्या में बता रहा है, 2 3 4, है ना। चतुर्थ बोल रहे हैं, षष्ठ बोल रहे हैं, सप्त बोल रहे हैं, अष्ट बोल रहे हैं, नव बोल रहे हैं, त्रि बोल रहे हैं, दो बोल रहे हैं। जितने भी मतलब संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वहां द्विगु समास होता है। इस समास में सदैव समूह का निर्माण होता है। हमेशा मतलब जो भी शब्द रहेगा वो किसी समूह को ही दर्शाएगा। द्विगु समास संख्या के साथ ही, विशेष पहचान ही इसका क्या है, संख्यावाचक है। प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, जैसे कि क्या कहेंगे, त्रिलोक। क्या कहेंगे, त्रिलोक मतलब 3 लोकों का समूह। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों वाला। ऐसे किसी भी जो वो जो शब्द रहेगा पूर्व पद में, मैंने बताया है जैसे यही शब्द है, मान लो ये समस्त पद है, तो 2 शब्द मिलकर के बना है ये, संख्या और वाचक। वाचक है, वाचक हो गया। तो वाचक इसमें क्या है, संख्या पूर्व पद और वाचक द्वितीय पद, उत्तर पद हो गया। तो इसमें जो प्रयुक्त शब्द होते हैं ना पूर्व पद में, चतुर्थ हो गया, त्रि हो गया, जितने भी संख्यावाचक, वो समूह को दर्शा, पिछला जो उसका बाद का जो शब्द रहता है वो समूह को दर्शाता है। इसमें समूह का बोध होता है। क्या है, पहला है इसका पहचान संख्यावाचक, दूसरी पहचान है कि प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, और तीसरा है समूह का बोध होता है। अब आगे है कि द्विगु समास के भेद। द्विगु समास का भी अपना भेद है। कौन कौन सा, पहला है समाहार द्विगु समास और दूसरा है उत्तर प्रधान द्विगु समास। समाहार द्विगु समास क्या होता है, जहां समाहार का मतलब होता है समुदाय, इकट्ठा होना या समेटना। जैसे 3 लोकों का समाहार क्या हो गया, त्रिलोक हो गया। 5 वटों का समाहार पंचवटी। देखिए यहाँ पे समस्त पद क्या है, त्रिलोक है, समस्त पद है त्रिलोक। तो इसमें त्रि संख्यावाचक है ना, और लोक क्या है, समूह, समूह को बता रहे हैं। 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समाहार। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, समाहार द्विगु समास। अगर ऑप्शन है समाहार द्विगु समास, उत्तर प्रधान द्विगु समास, इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें समाहार द्विगु समास होगा। त्रिलोक में 5 वटों का समाहार पंचवटी। पंचवटी, इसमें भी 2 पद है। पहला पद क्या है, पंच है। पंच की क्या क्या है, संख्यावाचक है ना पंच, और वटी। इसके दूसरे प्रकार है क्या, उत्तर प्रधान द्विगु समास। उत्तर पद प्रधान मतलब जो बाद के शब्द होते हैं उससे उससे उसकी प्रधानता होती है। जैसे समास के उत्तर पद पर जोर वह किसी से उत्पन्न अर्थ में, जैसे कि 5 प्रमाण, पंच प्रमाण, 2 माता का, दो माता, तो वहां भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। आइए इसका अन्य उदाहरण देखते हैं द्विगु समास के। द्विगु समास के अन्य उदाहरण है अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्यायों का समाहार, त्रिफला 3 फलों का समाहार, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार। सबके पूर्व पद में सबका पहला जो शब्द है उसमें देखिए संख्यावाचक है। यही इसका पहचान है, मुख्य पहचान। जहां आपको संख्या दिखे आप द्विगु समास में लगा दीजिए। अव्ययी भाव समास, हमारा अगला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय व प्रधान हो। भाई अव्यय से अव्ययी भाव समझ में आ गया, पर ये अव्यय क्या है, तो अव्यय जिसमें लिंग, कारक, काल आदि करण कोई भी परिवर्तन न है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, कोई भी शब्द आगे का जो शब्द है स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, या कारक हो, जैसे का, की, के लिए, द्वारा इत्यादि, या काल हो, भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, या भविष्य काल हो, आगे का जो शब्द है आने वाला, उसके वजह से अव्यय में कोई परिवर्तन ना हो, कोई भी परिवर्तन ना आ जाए, ना आए, ऐसे शब्द जो कभी परिवर्तित नहीं होते अव्यय कहलाता है। जिस सम, अब, और जिस समस्त पद के पहले अव्यय शब्द हो वही अव्ययी भाव है। बहुत इजी है। जो समस्त पद दिया हुआ है उसका जो पूर्व पद है
वह अव्यय हो। अव्यय कैसे किसको कहते हैं? जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित ना हो, अपरिवर्तित रहे, अजर अमर अविनाशी जैसा, ठीक है, वो क्या हो गया? अव्ययी हो गया, अव्यय हो गया। और उससे मिलकर के जो बना रहता है शब्द, वो अव्ययी भाव समास। इसका पहचान क्या है? विशेष पहचान है कि पहले पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत या हर आदि का उपयोग होता है। जहां भी आपको दिखे अनु या आ या प्रति या भर, ये जो शब्द है मैंने हाईलाइट कर रखे इन शब्दों को, ये शब्द जिन समस्त पद में दिखे वहां पे अव्ययी भाव होगा। इसके पहला पद में उपसर्ग लगता है। आजन्म, उपकुल, अनुरूप, यथामत सभी क्या है? उपसर्ग है। आइए उदाहरण देखते हैं इसका। समस्त पद पहले देखेंगे क्या है? प्रतिदिन। प्रतिदिन का पहला शब्द क्या है? पहला पद प्रति है और बाद का शब्द, बाद का पद दिन है। दोनों मिलकर के बन गया प्रतिदिन। तो प्रति देखिए अव्यय है ना, और दिन बाद का उत्तर पद, दोनों मिलकर के समास में क्या? प्रत्येक दिन। आजन्म, जन्म से लेकर, उपकुल, कुल के साथ, अनुरूप, रूप के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। अब आगे चलते हैं तत्पुरुष समास की ओर। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास तो जिस समास में उत्तर पद अर्थात बाद का शब्द या पद प्रधान होता है, बाद का, शुरू का नहीं, बाद का पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह। भाई कारक चिन्ह क्या है तो देख लेते। अक्सर हम शब्दों के मध्य, वाक्यों के मध्य कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। बिना कारक चिन्ह के आपके वाक्य कंप्लीट ही नहीं होंगे, पूर्ण नहीं होंगे। का, को, के लिए, में, से इत्यादि ये कारक चिन्ह। कर्ता ने, कर्म को, करण ने, से, के द्वारा, ये जो आपने पढ़ा होगा विभक्ति कारक चिन्ह। तो इन सब वो ये तत्पुरुष समास में देखने को मिलता है। ठीक है, जब हम समास विग्रह करते हैं तो वह लुप्त हो जाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहाँ पे के लिए जो है वो लोप हो रहा है। इसका पहचान क्या है? इसमें बाद का शब्द प्रधान होता है। जैसे घर, घर शब्द की प्रधानता है, रसोई की नहीं। समस्त पद में कारक चिन्ह छिपे रहते हैं। एक समस्त पद है, इसमें कहीं ना कहीं कारक चिन्ह छिपा है। जब हम इसको समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर हो जाएगा। तो कारक चिन्ह आ गए ना, के लिए यहाँ छिपा है, हमको दिख नहीं रहा है वो, पर जब हम इसको समास विग्रह करेंगे रसोई घर का तो रसोई के लिए घर हो जाएगा। जैसे समास विग्रह करने पर दिखते हैं कौन कौन? के लिए, ने, से, का इत्यादि। अब नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के भी भेद हैं। 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के मुख्य 6 भेद है। समास के तो खुद अपने 6 भेद हैं, उसके अंतर्गत जो तत्पुरुष समास है उसके भी अपने 6 भेद है, जो कि विभक्ति के अनुसार ही है। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, यही इसी के अनुसार ही तत्पुरुष समास के भेद को बनाए हैं। कर्म तत्पुरुष समास में को लुप्त होता है। जहां भी जिस शब्द में, जिस समस्त पद में आपको लगे कि यहाँ पे को शब्द लुप्त है, को शब्द छुपा हुआ है, वहां पे कर्म तत्पुरुष समास होगा। जिस समस्त पद में लगे कि से या के द्वारा शब्द जो है, कारक जो है वो छिपा हुआ है वहां करण, ऐसे ही के लिए या से, का, की, के को देखेंगे। इसके लिए आपको विभक्ति याद करनी पड़ेगी, तो आप बहुत आसानी से तत्पुरुष समास कौन सा तत्पुरुष समास है इसका पहचान कर लेंगे। आप कॉपी पेन लेकर के बैठे रहिए। और बहुत अच्छा ये सेशन है, बहुत अच्छा ये वीडियो है। मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हूँ मैं, तो आप जरूर इसको नोट भी करते जाइए जहां जहां पे है आपको लगे वहां। और तत्पुरुष समास को अपने दिमाग में ऐसे बिठा लिए कि कोई भी प्रतियोगिता से परीक्षा हो उसमें आप आसानी से समाज से संबंधित प्रश्नों का हल उत्तर दे सकें।
तत्पुरुष समास के सभी भेदों का उदाहरण मैंने दो दे रखा है, देखते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, इसका समस्त पद यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ पे को शब्द को कारक छिपा है, यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष का है निर्भय, भय से मुक्त। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए शब्द का लोप हो जाएगा, गुरु दक्षिणा हो जाएगा, वहां पे संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। धन से हीन, धन से हीन, धनहीन। अमृत धारा, अमृत की धारा, संबंध तत्पुरुष समास। किसकी धारा है? तो अमृत की धारा है, संबंध तत्पुरुष समास है। अश्वरोही, तो अश्व पर सवार, यहाँ पे पर शब्द छिपा है, अगर पर लाएंगे तो वहां पे कौन सा होगा? अधिकरण समास, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो यह तत्पुरुष समास के सभी भेद और उसके उदाहरण समस्त पद समास विग्रह हो गया। हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो, अब ये क्या आ गया? विशेषण और विशेष्य। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं विशेषण, और विशेष जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताएं वह विशेष्य, और जो विशेषता बताने वाला शब्द है, जैसे अच्छा बुरा, काला गोरा, मोटा पतला, सुंदर, ये शब्द जो है विशेषता, जिससे हमको पता चलता है कि हाँ वो इस चीज के लिए विशेष है। तो विशेषता बताने वाले जो शब्द है वह विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य। और ये जब पहले पद में, समस्त पद के शुरू में विशेषण हो, अर्थात किसी की विशेषता बता रही हो, और बाद में जिसकी विशेषता बता रही हो वो शब्द हो, तो वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। और इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। जैसे काली मिर्च, काली, काली मिर्च है ना, तो काली है जो मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है, तो काली शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। मिर्च की विशेषता क्या है? कि वह काली है। और किसकी विशेषता बता रहे हैं? तो मिर्च की विशेषता बता रहे हैं, तो विशेष क्या हो गया? मिर्च हो गया। काली मिर्च विशेषता बता रही है, मिर्च की विशेषता काली शब्द बता रही है, तो वहां पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। इसका विशेष पहचान क्या है? कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे महादेव, महा शब्द जो है वो देव की विशेषता बताता है कि देव कैसा है? महा है। कैसा है? महान है। देव कैसा है? महान है। तो पहला पद दूसरे पद का क्या कह रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, तो वहां पे होगा कर्मधारय। दूसरा कि उपमेय उपमान का संबंध, देखिए कर्मधारय में कितना व्याकरण छिपा हुआ है, विशेषण विशेष भी हम इसमें पता कर लिए, है ना। और उपमेय उपमान, अलंकार भी आ गया। उपमा अलंकार का भेद होता है, उपमेय उपमान। तो उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। तो वहां पे इन दोनों का संबंध होता है कर्मधारय समास में, कि किसी को किसी से तुलना जब हम करते हैं ना, तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल, क्या? चरण कमल, अर्थात कमल के समान है जो चरण। श्री गुरु चरण सरोज रज, बोले ना, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हर जगह चरण को कमल के समान बताया है, तो वहां पे अलंकार होगा तब तो उपमा अलंकार होगा, और अगर समास होगा तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। यदि किसी समासिक पद में निम्नलिखित चार स्थितियों में से कोई स्थिति बन रहा हो तो वहां कर्मधारय। वैसे इसके माध्यम से हम समझ लिए कि कैसे कैसे कर्मधारय होता है, फिर भी इसको विस्तार से जानते हैं। तो पहला है विशेषण विशेष से युक्त, जहां पे पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहे हो, है ना। और दूसरा है उपमेय उपमान, जहां किसी से तुलना की जा रही हो, किसी की किसी से तुलना की जा रही हो। रूपक अलंकारिक युक्त, जैसे समास विग्रह करते समय रूपक अलंकार का बोध हो। विद्याधन, विद्या रूपी धन। चौथा है उपसर्ग से युक्त, जहां उपसर्ग हो,
अव्ययी भाव में भी आया है उपसर्ग, लेकिन इसका उपसर्ग अलग है। जैसे कुमार्ग, कुत्सित है जो मार्ग, कुत्सित है जो मार्ग, कुमार्ग। आइए इसके अब उदाहरण देखेंगे कर्मधारय समास के। कर्मधारय समास के उदाहरण क्या है? कृष्ण सर्ग, अर्थात क्या हो जाएगा? कृष्ण है जो सर्ग। यहाँ पे विशेषण विशेष से युक्त है। देखिए सांप की विशेषता बता रहे हैं। सांप कैसा है? काला है। सांप कैसा है? काला है। तो सांप की विशेषता क्या है? कि वह काला है। तो विशेषण विशेष से युक्त हो गया। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, पत्र कैसा है? सफेद है, श्वेत है। तो यहाँ भी विशेषण विशेष से युक्त हो। मुखारविंद, अरविंद के समान है जो मुख, मुख कैसा है? अरविंद के समान, तो उप में उपमान युक्त हो जाएगा। चरण कमल बता चुके हैं। उषा नगरी, उषा रूपी नगरी, तो ये अलंकारिक युक्त है, रूपक अलंकारिक युक्त। मन मंदिर, मन रूपी मंदिर, मन रूपी मंदिर। ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण है। इसी से मिलता जुलता अगर आपको प्रश्न पूछे जाता है तो आप बेशक कर्मधारय समास पर उत्तर दे सकते हैं। अगला हमारा समास है बहुव्रीहि समास, लास्ट समास है। आप लोग इस वीडियो को देखते हुए धैर्यता बनाए रखें, क्योंकि इस अभी आधे घंटे से ऊपर यह वीडियो बन गई है, और किंतु पूरे वीडियो में आपका समास अच्छे से क्लियर हो। किसी भी कोने से पूछ लिया जाएगा आपको समास, चाहे वो भेद से संबंधित हो, छह भेद के अंतर्गत जो उपभेद है उससे संबंधित हो, उदाहरण हो, जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से इस वीडियो को देखने के बाद उसका उत्तर दे सकते हैं। मैं आपको अच्छे से इसमें समझाने का प्रयास की हूँ। अभी आगे चलते हैं। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। यदि किसी समासिक पद में प्रयुक्त प्रथम एवं द्वितीय दोनों पद अपना मूल अर्थ खोकर अन्य प्रकट अर्थ करने लगे तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। वाह, अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि कभी पहला पद दूसरे पद की व्याख्या कर रहा है, तो कभी दूसरा पद पहले पद की व्याख्या कर रहा है, किंतु बहुव्रीहि समास ऐसा है जिसमें पहला पद और दूसरा पद जब दोनों आपस में मिलते हैं तो किसी तीसरे का अर्थ बता देता है। जब पहला पद और दूसरा पद मिलते हैं तो मिलकर के किसी तीसरे का अर्थ बताता है, तो वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। विशेष पहचान क्या है? तो इस समास के समासिक पद का समास विग्रह करते समय पूर्व एवं उत्तर के पद मध्य जो, जिसका, जिसकी, जिसके इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। जब हम समस्त पद को तोड़ेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो क्या उसके बीच में कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? जो, जिसका, जिसकी, जिसके। या आपको लगेगा कि हाँ इसके मध्य ना जिसका है, जिसकी है, या जिसके आ रहा है, जो आ रहा है, तो वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। इस समास में नहीं पहला और नहीं दूसरा पद, दोनों का प्रधान नहीं, दोनों मिल करके तीसरे का अर्थ बताता है, अन्य शब्द का अर्थ बताता है। जैसे त्रिनेत्र, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? तीन नेत्र है जिसका, देखिए यहाँ पे आ गया ना, जिसका। तीन नेत्र है जिसका, तो किसका है तीन नेत्र? शिव जी का। तो ये जो त्रिनेत्र शब्द है वो शिव जी का अर्थ बता रहे हैं ना, अन्य का अर्थ बता रहे हैं। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसका, एक ही है पूरे चराचर में, शिव जी जिनके तीन नेत्र है। बहुव्रीहि समास से संबंधित तथ्य, बहुत सारे इसके तथ्य हैं। जैसे कि कुछ समासिक पद ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक समासों के गुण होते हैं, है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं भाई जिसमें लगता है कि बहुव्रीहि भी है, कर्मधारय भी है, अव्ययी भी लग रहा है, द्विगु भी हो रहा है, द्वंद्व। तो इस शंका को, इसका समाधान हम कैसे करें? कैसे हम पहचानें कि इसमें कौन सा समास है? इसके बारे में तथ्य है कि देखिए, इस स्थिति में सर्वप्रथम बहुव्रीहि समास को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि उस समासिक पद में बहुव्रीहि समास नहीं तो समास के अन्य प्रकारों पर विचार करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए पीताम्बर, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास ही होगा। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अंबर मतलब होता है वस्त्र, अर्थात कृष्ण जी।
कर्मधारा यहाँ पे नहीं, पीला कर्मधारा क्यों बोला गया, क्योंकि पीला है जो अंबर हो जाएगा, पीला है जो अंबर। पर यहाँ पे देखिए दोनों हो रहा है, हमको प्राथमिकता किसको देना है, बहुव्रीहि को देना है। ऐसे ये बनाया गया है इस व्याकरण को कि जहां पे अगर बहुव्रीहि के साथ अन्य समास भी लग रहा हो तो उस शब्द को, उस समस्त पद को हम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही लाएंगे। वैसे ही मनोज है, मनोज वहां ये भी मनोज वम मारुतुल्य वेगम, मनोज किसको कहा गया है, हनुमान जी को, है ना। तो तत्पुरुष समास नहीं होगा, यहाँ पे होगा बहुव्रीहि समास। प्रतिकूल, अब इसमें देखिए प्रतिकूल एक बार और आया था, व्ययी भाव प्रतीक लगा है, तो प्रतिकूल। दशानन, अब दस को देख करके तो हम बोले संख्यावाचक है भाई, तो संख्यावाचक में तो द्विगु समास आता है ना। लेकिन दशानन किसी व्यक्ति को भी कहा जाता है, किसको कहता है, लंकापति रावण को दशानन कहा जाते हैं। 10 सिर है जिसके, वह कौन है, लंकापति रावण। तो किसी तीसरे का अर्थ बता रहे दशानन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लिपा पोती, अब देखिए यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह लग रहा है, तो आंख हम बंद करके अगर कहें कि द्वंद्व समास लगा देते हैं, तो नहीं भाई, द्वंद्व समास नहीं लगेगा यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। लीपा पोती, लीपा पोती कर दिया, इसका भी एक अर्थ होता है। आइए, अब ये हमारा पूरा समास का जो कॉन्सेप्ट है वो हम छयों का सब पूरा भेद बता दिए, उदाहरण समझा दिए, विशेष पहचान बता दिए, उससे संबंधित जो तथ्य है वो भी बता दिए। अब इनको याद हम एक 4 पंक्ति के माध्यम से इनको पहचान सकते हैं। इसका पहले उदाहरण देख लेते हैं बहुव्रीहि समास के। उमेश, उमा का है ईश जो, वह, उमा माता पार्वती का है ईश जो, कौन है उनके ईश, कौन है उनके भगवान, तो शिव जी। यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। शूल पाणी, शूल है पानी में जिसके, वह कौन है, वह भी शिव जी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। तिरंगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। 3 है रंग जिसमें, वह कौन, वह क्या है, हमारा राष्ट्र ध्वज। शाखा मृग, शाखा पर दौड़ता है जो मृग, वह कौन, बंदर। शाखा पर शाखा ते जाए, लंका कांड में एक दोहा आता है, जब हनुमान जी लंका पर जाते हैं, उनके कुछ में आग लगाई जाती है, तो आग लगने के बाद वो कहाँ जाते हैं, पूरे जब लंका दहन करते हैं तो शाखा से शाखा पर जाते हैं। शाखा पर दौड़ता है जो मृग, वह कौन होता है, बंदर। लंबोदर, लंबोदर गजब बदन विनायक, लंबा है उदर जिसका, वह कौन है, गणेश जी, तो वहां भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास आएगा। दिनेश, दिन है ईश जो, वह सूर्य। दिनमान, दिनकर, भगवान सूर्य। तो यहाँ पे जब देख ले, हम लोग देखे हैं तिरंगा जैसे शब्द है, अब यहाँ पे हमको लगेगा 3 बोल रहे हैं भाई, तो यहाँ पे संख्यावाचक है, 3 रंगों का समूह है ना, तो 3 रंगों के समूह को हम क्या कर देंगे, द्विगु समास कर देंगे। लेकिन अगर हम वहां पे ऑप्शन रहेगा आपका बहुव्रीहि समास का, तो आपको बहुव्रीहि समास में ही लगाना है, क्योंकि ऐसा तथ्य बनाया ही गया है कि जहाँ पे अन्य समास भी हो और बहुव्रीहि समास भी हो, तो पहले प्राथमिकता किसको देनी है, बहुव्रीहि को। वैसे भी तिरंगा, तो तिरंगा हम सबको तिरंगा नहीं कहते हैं, 3 रंगों का समूह, सिर्फ अपना हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसी भी तिरंगा। भाई कपड़ों में भी 3 रंगों का समूह होता है, हाँ, 3, किसी कपड़े में 3 रंग है, या किसी चीज का ऐसा डिजाइन जिसमें हम लोग 3 रंग डाल दिए, अलग अलग 3 रंग डाल दिए, पर उसको हम तिरंगा बोलेंगे क्या, नहीं बोलते हैं। तिरंगा हम सिर्फ एक ही को बोलते हैं, अकेला हमारा राष्ट्र ध्वज, नील गगन पर फहराता हुआ राष्ट्र ध्वज तिरंगा तो वही होगा। ये हो गए हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण। अब आ गए हम जिसके इंतजार कर रहे थे, हमारा समास कविता। शॉर्ट में याद, सबको भूल जाना लेकिन इसको मत भूलना प्रिय। देखिए, द्वंद्व में योजक चिन्ह और द्विगु संख्यावाचक है। द्वंद्व में योजक चिन्ह, माता योजक चिन्ह पिता, माता और पिता, कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। और द्विगु संख्यावाचक है, दोपहर, नवरत्न, सप्तद्वीप। बहुव्रीहि में अन्य का अर्थ तत्पुरुष में कारक है। बहुव्रीहि में पहला पद और दूसरा पद मिलकर के
किसी तीसरे का अर्थ बताता है। और तत्पुरुष में कारक है कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संपन्न, संबंध, सब काकी के लिए, है ना। करो कर्म विशेष बनो तो उपमा देंगे जग सारा। करो कर्म विशेष बनो, कर्मधारय से विशेषता बताते हैं ना, उपमा अलंकार होता है ना, देंगे जग सारा, उपसर्ग लगाकर अव्यय से समास बन जाए हमारा। सभी सभी आ गए इसमें। फिर से देखेंगे हम। द्वंद्व में योजक चिन्ह और द्विगु संख्यावाचक है। क्या बात है, द्वंद्व में योजक चिन्ह और द्विगु संख्यावाचक है। बहुव्रीहि में अन्य का अर्थ, तत्पुरुष में कारक है। करो कर्म विशेष बनो तब उपमा देंगे जग सारा, और उपसर्ग लगाकर अव्यय से समास पूर्ण हो जाए हमारा। द्वंद्व में योजक चिन्ह आता है, द्विगु संख्यावाचक होता है, बहुव्रीहि में अन्य का अर्थ बताते हैं, तत्पुरुष में कारक शब्द छिपे होते हैं, और कर्मधारय जो समास होता है वो विशेषता बताने वाली होती है। उपसर्ग अव्ययी भाव में उपसर्ग लगता है, प्रतिकूल, यथाशक्ति, ये, और हमारा समास क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। एनिमेशन देखिए। काम किए हैं आप लोगों के लिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। अब चलते हैं समास प्रश्नोत्तर की ओर। मैंने इसमें 10 क्वेश्चन मैं दी हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, और ये जो सभी प्रश्न हैं, अभी मैं समास आप लोगों को अच्छे से समझाई हूँ डिटेल से, उसको सुनेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, और उसके आधार पर जो प्रश्नों को हल कर करके आप प्रश्नवार कमेंट करेंगे, बताएंगे इसका उत्तर। जैसे प्रश्न पहला का उत्तर आप बताएंगे, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे। सागपात में कौन सा समास है, कन्यादान में कौन सा समास है। तो इस सभी का समास को आप देखिए और इसका उत्तर मुझे कमेंट में बताइए। मैं चाहती हूँ कि समास से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग का छूटे नहीं, बिल्कुल आप का बन जाए वो, आप उसका समाधान कर लें। प्रश्न 6वां है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है। गगन चुंबी में कौन सा समास है। सबका समास विग्रह करके देखिए क्या लग रहा है। गगन को चुमने वाला, गगन चुंबी, गगन को चुमता भाई बहन, भाई और बहन। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए भाई। द्विगु समास, द्विगु मतलब संख्या वाला, है ना। तो पुरुषी, भूदान, सप्ताह, आजीवन। चक्रपाणी में कौन सा समास है, अभी अभी मैंने बताया है, चक्रपाणी तत्पुरुष समास है क्या, अव्ययी समास है, बहुव्रीहि है, क्या कर्मधारय है। 10 प्रश्न आप लोग के मध्य है। ये सभी प्रश्नों को हल करके आप कमेंट कीजिए जरूर, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अंत में आप सभी का हाथ जोड़ करके धन्यवाद है कि मेरा वीडियो को इतनी धैर्यता से आप सभी देखें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तब लाइक कीजिएगा। मेरा ये यूट्यूब का आइकन है तबला और तानपुरा संगीतमय, और मेरा टेलीग्राम चैनल है kvsprtmusic.21 के नाम से, उसे आप ज्वाइन कीजिए। और ये जो इसका PDF है ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी, और जितने भी आप जो अभी आप लोग वीडियो देखें उसका शॉर्ट नोट जरूर आप लोग बना लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आने वाली परीक्षा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।